Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद द टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. Hello everyone, my name is Diksha Singh Rathore. I got through the Madhya Pradesh Civil Judge Phase 2 examination with second rank, and I've completed my BLLB honours from Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab in July 2020, and since August 2020 I started my preparation for Madhya Pradesh Judicial Services. For that I've taken help from Shukla Law Academy, which is in Bhopal, and this was my very first attempt. So in this video, with the help of Delhi Knowledge Track, I'll share my preparation strategies, the books that I've referred and various internet sources that have helped me in my journey. So as my preparation was Madhya Pradesh specific only, so are my strategies. So let us come to the exam pattern. Madhya Pradesh examination 3 stages में होता है. The first stage is preliminary examination, second stage जो है वो मेंस एग्जामिनेशन है, एंड थर्ड स्टेज इज़ द इंटरव्यू. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है जो 150 मार्क्स का होता है. इसमें 2 आवर्स हमें दिए जाते हैं एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए, एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. क्वेश्चंस 110 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ये लॉ सब्जेक्ट्स से आते हैं, 20 जनरल नॉलेज से आते हैं, 10 इंग्लिश अवेयरनेस एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर अवेयरनेस. लेट अस स्टार्ट विद द जनरल नॉलेज फर्स्ट. तो जनरल नॉलेज के लिए हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. जो पहला कैटेगरी है वो करंट अफेयर्स है, सेकंड इज़ जनरल अवेयरनेस, एंड थर्ड कैटेगरी इज़ मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जनरल नॉलेज. तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं जो मुझे बहुत हेल्प करी थी कि यू कैन प्रिपेयर अ डायरी जिसमें आप डेली अपने हेडलाइनर्स एंड जो इम्पॉर्टेंट अकरेंसेस हो रहे हैं वो आप लिख सकते हैं. तो उसके लिए मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर को रेफ़र किया था, एंड हिंदी के लिए दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर को मैंने रेफ़र किया था. प्रतियोगिता दर्पण की ईयरली हैंडबुक आती थी, उसको मैंने रेफ़र किया था, एंड उसने मुझे काफ़ी हद तक हेल्प किया है. बहुत सारे इंटरनेट सोर्सेज भी थे जिनको मैंने रेफ़र किया था. तो पहला था GK टुडे जो मेरा प्राइमरी सोर्स रहा है, एंड इस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने को मिलते हैं डेली बेसिस पे. जागरण जोश एक सेकेंड इंटरनेट सोर्स था, एंड दृष्टि IAS के PDFs अवेलेबल होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जिसमें मंथली आपको उनके डिटेल में करंट अफेयर्स मिलते हैं जिसको आप शॉर्ट में, क्योंकि जुडिशल सर्विसेज में इतने डेप्थ में नहीं पूछते हैं, तो बिल्कुल सुपरफ्लुअस तरीके से आप ऊपर से अपने हेडलाइनर्स प्रिपेयर कर लीजिए मंथली. इनको ही आपको रीड करना है एंड रिवाइज़ करना है, इससे काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी. सेकेंड कैटेगरी जो है वो जनरल अवेयरनेस है. इसके लिए आप ल्यूसेंट बुक को रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है. इनको करने के बाद आप ज्योग्राफी पे फोकस करें. ज्योग्राफी में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप फोकस कर सकते हैं अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते इन डेप्थ, अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं. तो कुछ चीज़ें हैं जैसे रिवर सिस्टम इन इंडिया, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन नेशनल पार्क्स, डैम्स, ये कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्टेड हैं, कहाँ पर कंस्ट्रक्टेड हैं, इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो इंडिया में हैं, एंड आप इसके साथ साथ टर्मिनोलॉजीज़ पे फोकस करें. आप करंट अफेयर्स इस तरीके से पढ़ें कि आप उसको इन चीज़ों से रिलेट कर सकें कि कोई अगर नया डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है तो वो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दोनों का पार्ट फॉर्म हो जाएगा. तो आपको अपनी ब्रॉडर एस्पेक्ट लेके कंटिन्यू करना है स्टडीज़. उसके बाद आप ल्यूसेंट में ही साइंस आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने स्पेशल फोकस दिया था बायोलॉजी को, बिकॉज कोविड एट प्राइम था अपने उस वक्त. तो बायोलॉजी पे आप फोकस करें, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए. उसके साथ साथ मिसलेनियस जो ल्यूसेंट में दिया गया है, लाइक फर्स्ट पर्सनालिटीज़ बोथ इन मेन एंड विमेन, आप कॉम्पिटिशन्स जो रहते हैं बहुत सारे उनके बारे में, बुक्स, ऑथर्स, इन सब को आप देख सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा वो बुक का. नाउ कमिंग टू मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जनरल नॉलेज. मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जनरल नॉलेज के लिए आप अरिहंत नो योर स्टेट बुक रेफ़र कर सकते हैं. इसमें आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी एंड जो कुछ भी मध्य प्रदेश में करेंट अफेयर्स तक इंक्लूडेड है
तो आप इस पर स्पेशल फोकस दे सकते हैं। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ, रीफॉर्मेशन कब हुआ, मध्य प्रदेश की कैपिटल फॉर्मेशन से पहले कौन सी सिटी थी, एंड इसके साथ साथ आप मध्य प्रदेश को और किन नेम्स से जाना चाहता है, इनको भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। आप इसके साथ साथ हिस्ट्री पे फोकस करिए मध्य प्रदेश की, कि यहाँ पे कौन सी डायनेस्टीज़ थी, उनके रूलर्स कौन थे, एंड मध्य प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में किस तरह रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हिस्ट्री में फ़ोकस करनी चाहिए। उसके साथ साथ आप मध्य प्रदेश में इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस जो भी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब चीज़ें आप फोकस करें। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश को हम ट्राइबल स्टेट, इट इज़ फेमस फॉर डायमंड एज वेल एज़ फॉर ट्राइब्स टाइगर्स। तो इससे आप कुछ क्वेश्चंस उस बुक में दिए हुए हैं, आप पढ़ें इन्हें। इससे क्वेश्चंस फॉर्म हुए भी हैं पिछली बार और होंगे भी। ज्योग्राफी पे आप स्पेशल फोकस करें मध्य प्रदेश की, रिवर सिस्टम्स पे आप फोकस करें, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये सब आप डेफिनेटली इस बुक से पढ़ेंगे, आपको हेल्प करेगा आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। नाउ कमिंग टू कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस 10 मार्क्स की मध्य प्रदेश में पूछी जाती है, एंड इसमें आप पहले तो प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज करें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अब कंप्यूटर अवेयरनेस पे अरिहंत की एक छोटी बुक आती है, आप उसे रेफ़र करें। इस बुक में प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हुए हैं, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक के थ्रू ही आते हैं, तो आपके लिए ये बुक सफिशिएंट रहेगी। एंड इंग्लिश जो कि 10 मार्क्स की आती है, ये बेसिक इंग्लिश होती है। इंग्लिश के लिए आपको फोकस करना है तो आप रेनन मार्टिन की बुक रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई बुक रेफ़र नहीं की थी, बिकॉज इससे मैंने प्रीवियस ईयर से एनालाइज कर लिया था कि ये बेसिक इंग्लिश आती है। नाउ कमिंग टू लॉ क्वेश्चंस जो 110 मार्क्स के आते हैं, एंड लॉ क्वेश्चंस आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो दो तरीके से प्रिपरेशन होगी। फर्स्ट प्रिपरेशन जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेसिफिक रहती है, एंड सेकंड आप मेंस के कंटिन्यूएशन में ही पढ़ते हैं। तो जब आप प्रिलिमिनरी के लिए पढ़ते हैं तो उसके लिए मैं कुछ सजेशंस दे सकती हूँ आपको, जैसे कि आप अपने बैरेक्ट पे फोकस रखें, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% जो आपका सिलेबस कवर होगा वो बैरेक्ट से कवर होगा। तो बैरेक्ट की थरो रीडिंग करें, सेक्शन 1 से एकदम एंड तक हर सेक्शन को रीड करें। उसके साथ साथ आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी एक डायरी फॉर्म करें जिसमें आप रीसेंट जजमेंट्स लिखें। रीसेंट जजमेंट्स 2-3 साल पहले तक के होने चाहिए आपके पास, और ये क्योंकि ट्रेडिशन ये एक आप एनालाइज करेंगे अगर पेपर्स, तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर्स में लैंडमार्क जजमेंट्स एज वेल एज़ रीसेंट जजमेंट्स दोनों पूछे जाते हैं। तो आप ये करें। आप एनैक्टमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट पे फोकस करें, सेक्शन 1 भी पढ़ें, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सेक्शन 1 से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि मेरी प्रेपरेशन मेंस की तरीके से रही थी, मैंने कोई सेक्लूड नहीं किया था अपनी स्टेजेस को, तो मेरा जो नोट्स प्रिपरेशन चल रही थी वो मेंस के तरीके से चल रही थी। तो मुझको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी थी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि पहली थी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। तो आप जैसे जैसे आपका सिलेबस ख़त्म होता जाए, टॉपिक्स ख़त्म होते जाएं, आप ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके लिए आप सिंगल्स बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज आपके ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करें, जो सिंगल्स में प्रीवियस ईयर के कंसोलिडेटेड बुक है, डिफरेंट स्टेट्स के भी उसमें पेपर्स हैं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे एक अच्छा आइडिया आपको मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। उसके साथ साथ मैंने बैरेक्ट की थरो रीडिंग करी थी। इट्स वॉज नॉट वंस और ट्वाइस, लाइक कंटिन्यूएशन में आपको रीड करना है। आपका रिविज़न हमेशा चलता रहना चाहिए। आप कुछ नया पढ़ें तो आपका पिछला भी आपका सॉलिड होता जाए वो चीज़। तो रिविज़न आप करें, बैरेक्ट पे फोकस करें, जजमेंट्स लिखें, रीसेंट अमेंडमेंट्स कुछ हुए हैं, इनफैक्ट पुराने अमेंडमेंट्स भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप वो भी अच्छे से प्रिपेयर करें। अब हम मेंस की स्टेज पर आते हैं, जो कि मेंस का एग्ज़ाम 4 पार्ट्स में होता है। चारों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और चारों ही पेपर को 3 आवर्स आपको मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आईएएस नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स
और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. तो मेंस एग्जामिनेशन 4 पार्ट्स में होगा. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. इनके लिए आपको 100 मार्क्स के ये चारों एग्ज़ाम होंगे एंड आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा. पेपर 1 एंड 3 लॉ पेपर्स हैं. पेपर 1 इज़ सिविल एंड प्रोसीजरल लॉ, पेपर 3 इज़ क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉ. तो अब इसके लिए आप अगर प्रिलिमिनरी पर्पस से आपने सिर्फ पढ़ाई की थी तो आपको इसमें अब नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए. तो अब इसके लिए आप कुछ बुक्स रेफ़र कर सकते हैं. दैट इज़ CRPC के लिए केलकर बुक इज़ नाइस. CPC के लिए टकवानी बुक मैंने रेफ़र की थी. एविडेंस के लिए मैंने M मुनीर की बुक रेफ़र की थी. एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए मैंने RK सिन्हा बुक रेफ़र की थी. कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के लिए मैंने अवतार सिंह बुक रेफ़र की थी. इसके अलावा मैंने बुक्स रेफ़र नहीं किए थे. कुछ टॉपिक्स के लिए ये बुक्स मैंने रेफ़र किए थे. तो ये आप भी देखें, आपको इससे हेल्प मिलेगी डेफिनेटली. अगर आपकी प्रिपरेशन मेंस लेवल की थी तो आपके पास कंटेंट ऑलरेडी होगा. अब इस स्टेज पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी. तो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर की पेपर आप सॉल्व करें. आप इनफैक्ट दूसरी स्टेट के भी सॉल्व कर सकते हैं. मैंने राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के प्रीवियस 2 ईयर्स के पेपर सॉल्व किए थे, जिनसे मुझे हेल्प मिली थी एक एनालाइज करने में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. आप मध्य प्रदेश के ही हायर जुडिशल सर्विस के भी पेपर देख सकते हैं. प्रीवियस 2-3 ईयर्स के आप देखें, जिनसे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि पैटर्न क्या रहता है मध्य प्रदेश में हायर जुडिशरी लेवल का भी. तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी. अब डेली प्रैक्टिस करें. एटलीस्ट 2-3 आवर्स प्रैक्टिस करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको वहाँ पे टोटल एक दिन में 6 आवर्स लिखने होंगे. तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशल सर्विसेज. उसके साथ साथ अब आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि ये डाउट्स सबके माइंड में आता है कि आंसर राइटिंग किस तरीके की होती है. तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना एक यूनिक पैटर्न फॉलो करें. जो सब फॉलो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो सही हो. तो सबसे पहले आपको एक सिस्टमैटिक आंसर बनाना है कि एक सिस्टम के थ्रू चले, पूरे पेपर में यूनिफॉर्मिटी हो. तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें. इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ आप उसको बहुत ही शॉर्ट रखें, डिटेल में नहीं. आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें नॉलेज है उस टॉपिक में, तो वो भी आप इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन में लिख सकते हैं. उसके साथ आप अपना हेडिंग दीजिए जो आप आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं. आप अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को और बहुत ही ऑब्जेक्टिवली आप लिखें. कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल थेफ्ट डिफाइन करें एंड डिफरेंशिएट इट विद एक्सटॉर्शन, तो आप अपना सेक्शन लिखें, आप डेफिनेशन लिखें एंड आप डायरेक्ट डिफरेंस पे आ जाएं. आप अगर आपसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं पूछी है तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें. अपना एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव आंसर लिखें, टू द पॉइंट. एंड प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप पॉइंटर्स में अपने आंसर दीजिए एंड लास्ट में कंक्लूजन करें. तो आप अपना एक पैटर्न फॉलो करें, आप उसी पे स्टिक करें और उसी पे प्रैक्टिस करें. अपने मेंटोर्स या टीचर्स को आप दिखाइए ज़रूर अपने आंसर्स एंड आप उनके सजेशंस फॉलो करके इस तरीके से प्रैक्टिस करें एंड आगे उसको कंटिन्यूएशन में करते जाएं एटलीस्ट 2-3 आवर्स डेली. अब ये हो गया हमारा पेपर 1 एंड 3. अब पेपर 2 इज़ लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, जिसमें ऐसे राइटिंग होती है, ट्रांसलेशन होता है एंड समराइजेशन होता है. तो 30 मार्क्स के सोशल ऐसे पे आपको लिखना होता है. तो इसकी कोई वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, बट मैंने 500 वर्ड्स लिमिट में अपना ऐसे आंसर प्रैक्टिस किया था एंड वैसे ही एग्ज़ामिनेशन में भी लिखा था. आप बहुत सारे सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बुक्स मिलते हैं मार्केट में, 151 एसेज बहुत सारी पब्लिकेशंस की मिलती हैं. वो एक जनरल आइडिया लेने के लिए ठीक है, बट अपना कंटेंट आपको खुद ही चूज़ करना है. तो अब बहुत सारे इंटरनेट सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि दृष्टि IAS के ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे आपको एक ऐसे मिल जाएगा. तो आप अपने पॉइंटर्स प्रिपेयर करें. ट्रेडिशनल टॉपिक हो गए, करेंट टॉपिक हो गए, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हो गए, इन सब पे आप अपने प्रिपेयर करिए पॉइंट्स. एंड एक एडवाइस रहेगी कि आप हर टॉपिक का एक कोटेशन तो एटलीस्ट कर लीजिए लर्न, क्योंकि इससे आप ऐसे स्टार्ट करेंगे कोटेशन से तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. एंड 5-6 एसेज भी आप प्रैक्टिस करेंगे अगर इस ड्यूरेशन में, तो ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए आगे एग्जामिनेशन में. लीगल एसेज पे प्रीवियस ईयर के आप ऐसे एनालाइज करें, उससे आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड एसेज आते हैं, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, इन पे भी आ सकते हैं. एंड जो रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स चल रहे होते हैं उस वक्त, उस पे भी एसेज पूछे जाते हैं. तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी करें, क्योंकि ऐसे उस पर बेस्ड आ सकते हैं.
एंड आप लीगल जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं तो आप उसको उस पर पॉइंटर्स प्रिपेयर करते जाइए। केसेस के नाम भी आप इस एसेज में डाल सकते हैं। मैंने अपने ऐसे में रिसेंट जो केसेस थे उनके नाम भी डाले थे। तो इस तरीके से आपका ऐसे अच्छा रहेगा। ऐसे आप पैराग्राफ्स में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पॉइंटर्स में ऐसे लिखना सजेस्ट नहीं किया जाता। तो आप इस तरीके से ये फॉलो करें। उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन 30 मार्क्स की आती है, 15 फॉर हिंदी टू इंग्लिश एंड 15 फॉर इंग्लिश टू हिंदी। तो आप ये इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वोकैब्युलरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो। तो वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आप एक डायरी फॉर्म करें, अपनी पर्सनल डिक्शनरी। उसमें आप जब पढ़ रहे होते हैं तब भी आप उसके हिंदी वर्ड्स लिखते जाइए फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अपने उन हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश वर्ड्स लिखते जाइए। इसको आप जब स्टार्टिंग से लिखते रहेंगे और रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ एक पीडीएफ है सरल शब्दावली की, आप गूगल करें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये एक डिक्शनरी के फॉर्म में है, आप इसको देखें, आप इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स सर्च करें जो आपको लगते हों एंड आप उसको अपनी डायरी में लिखें एंड आप लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली 40-50 वर्ड्स आप लर्न करेंगे तो आपकी ईयर एंड तक बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी हो जाएगी। उसके साथ साथ आप एसएप एडू की एक बुक मैंने रेफ़र की थी, तो ये भी एक डिक्शनरी फॉर्म में बुक है जो आपको हेल्प करेगी। एंड प्रैक्टिस, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की आप प्रैक्टिस करें क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे। एट स्टार्ट आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट है ट्रांसलेशन थोड़ा, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजी होता जाएगा। उसके साथ साथ एक पूजा पब्लिकेशन की बुक मैंने प्रैक्टिस सेट्स रेफ़र किए थे, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो आप भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वो सॉल्व्ड सेट्स थे, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू समराइजेशन, तो समराइजेशन 20 मार्क्स का आता है एंड आई थिंक कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख लें एंड सॉल्व कर लें तो उससे समराइजेशन तो सफिशिएंट है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जो मेहनत करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी वो पड़ेगी आपको पेपर 4 में, जजमेंट राइटिंग, क्योंकि ये बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट आएगा अब। तो जजमेंट राइटिंग के लिए मैंने हेल्प ली थी के भारद्वाज सर की एंड उनकी बुक मैंने रेफ़र की थी, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे, ऑलमोस्ट 20 सिविल जजमेंट्स थे, 20 क्रिमिनल जजमेंट्स थे एंड डिफरेंट 4-5 जजमेंट्स और थे। मेरे हिसाब से ये बुक मध्य प्रदेश के लिए सफिशिएंट रहेगी। आप डेली एक सिविल जजमेंट, डेली एक क्रिमिनल जजमेंट रीड करें एंड डेली ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको टाइम की कभी कमी नहीं लगेगी। जैसे जजमेंट राइटिंग का पेपर लोगों के लिए बहुत ही लेंदी होता है, पर मैंने ये टेक्निक फॉलो करी थी तो मेरा एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहले ख़त्म हो गया था जजमेंट राइटिंग का। एंड चारों पेपर में से सबसे जो अच्छा मेरा पेपर गया था वो जजमेंट राइटिंग का था। तो आप भी जजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको एक फ़्लो पता चल जाएगा कि रीज़निंग कैसे करनी है। तो आपके लिए वो रीज़निंग इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आप जब तक मेंस एग्ज़ाम ना हो जाए, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आप पढ़ें जजमेंट राइटिंग एंड प्रैक्टिस करें। तो आपको आंसर राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड जजमेंट, ये तीनों चीज़ें तो डेली ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा सोचने में, आपके पास एक फ़्लो ऑलरेडी रहेगा एंड वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा मेंस एग्जामिनेशन में। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू स्टेज, तो इंटरव्यू स्टेज में आपसे बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला तो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपके बारे में जानेंगे, आपके कॉलेज के बारे में, आपके स्टेट के बारे में, सिटी, आपसे रिलेटेड कुछ भी, इनफैक्ट योर हॉबीज़, योर पॉजिटिव ट्रेट्स, नेगेटिव ट्रेट्स, ये सब। सेकंड सेट के क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे डायरेक्ट लीगल क्वेश्चंस, जिसमें आपने जो पढ़ा है अभी तक पेपर 1 और 3 के लिए वह उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। थर्ड, आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कुछ रीसेंट चल रहा है अभी करंट अफेयर्स, जो आपके थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो रीसेंट लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड हो। इनफैक्ट रीसेंट लीगल नहीं, कुछ भी इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहा है उससे भी आपसे आपके ओपिनियंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको अवेयर रहना है, आपकी करंट अफेयर्स एंड नॉलेज बहुत अप टू डेट रहना चाहिए, इनफैक्ट पेपर के दिन तक, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा गया है कैंडिडेट से कि उनके आज के न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें आई हैं, तो आपको अपडेटेड रहना है। फोर्थ, आपसे पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो लीगल का ही एप्लीकेशन बेस्ड होगा। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। मेरा इंटरव्यू में मुझसे 4-5 बेसिक पर्सनल क्वेश्चंस के बाद डायरेक्ट लीगल क्वेश्चंस पे हुआ था
और उसके साथ साथ बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी। तो मेरा इंटरव्यू वाज ऑल लीगल, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू ओपिनियन बेस्ड रहे हैं, पर्सनालिटी बेस्ड रहे हैं। तो ये डिफरेंट कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है कि उनका इंटरव्यू किस तरीके से जाएगा। तो आपको चारों ही तरीके से चारों क्वेश्चंस के अच्छा प्रिपेयर करना है। एंड इंटरव्यू में भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं मिनिमम 20। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, तो आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने ही हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। इंटरव्यू के मार्क्स एंड मेंस के मार्क्स ऐड करके आपके बनेंगे मेरिट लिस्ट। तो आपको हर स्टेज पे इक्वली इम्पोर्टेंस के साथ परफॉर्म करना है, भले ही वो मेंस हो, इंटरव्यू हो, प्रीलिम्स हो। आपको हर स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आप मेरिट में बहुत ईजिली आ पाएँ। नाउ इतनी इस 1.5 ईयर की जर्नी से आई हैव लर्नड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपना गोल सेट कर लें कि आपको जुडिशियल सर्विसेज के लिए ही अप्लाई करना है। मैंने बहुत कैंडिडेट्स को देखा है जो डिफरेंट सर्विसेज में अप्लाई करने लगते हैं अगर यहाँ पे एक बार प्रीलिम्स ना निकले तो। लेकिन अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया तो आप ज़रूर ये चीज़ अचीव कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बी क्लियर इन योर माइंड, आप अपना गोल सेट करें। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि आप रिविज़न कंटिन्यूसली करें। रिविज़न इज़ द की टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। आप 1-2 बार पढ़े नहीं। इनफैक्ट अभी 26 अप्रैल को दिन रिज़ल्ट आया था, मैंने 8 o'clock तक अपना रिविज़न कंटिन्यू रखा था, क्योंकि आप अगर 1 बार 2 बार आपका मिस हो जाता है तो आप चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। एंड आपको इतना फॉर्मल एग्जामिनेशन देना है तो आपको बहुत ही रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंसिस्टेंसी। आप ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ाई करें, 4 दिन ना करें। आपको हर दिन पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ना है। बीच में कुछ दिन होंगे जब आप नहीं पढ़ पाएंगे, बट उस दिन भी कोशिश करें आपकी कुछ नया आपको जानने को मिले, भले ही वो लीगल ना हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल नॉलेज, कुछ तो आप पढ़ें ज़रूर। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ कि आप हार्ड वर्क करें, क्योंकि हार्ड वर्क विल ऑलवेज़ पे। तो आप अपना हार्ड वर्क कभी ना छोड़ें। भले ही पहली बार में अगर सफलता ना मिले, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ एंड हार्ड वर्क के साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।